नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड के आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर अत्यंत महत्वपूर्ण ये रहने वाली है। इस श्रृंखला से आपके निश्चित रूप से आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन बनेंगे। इस श्रृंखला में हम उत्तराखंड के साथ ही आपके हिंदी के 70 MCQ प्रश्न हम देखेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसी श्रृंखला का अगर मैं पहला प्रश्न आपके सामने रखूं, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य कितने हैं। ठीक है, ये बता रहा है। अब प्रश्न को आप समझो कि भी इस प्रकार से पूछा जाता है। इसके अंतर्गत जो हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य की बात कर रहे हैं तो कितने हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें उत्तराखंड के अंतर्गत तो यहाँ पर आपको 6 पार्क देखने को मिलते हैं। और वन्यजीव विहार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 7 वन्यजीव विहार उत्तराखंड में है। और साथ ही आपको तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर संरक्षित आरक्षित क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके 4 क्षेत्र हैं। और वहीं अगर विश्व धरोहर की बात करें, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या है, आपके नंदा देवी जो पर्वत है वो आपकी विश्व धरोहर की श्रेणी में से रखा गया है। ठीक है, और ये विश्व धरोहर की अगर हम बात करें तो ये आपके 2 हैं। ठीक है, फूलों की घाटी भी विश्व धरोहर की उसमें है। अगर हम करंट पे देखें, जो वर्तमान समय में लेटेस्ट न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी 3 संख्या हो जाएगी विश्व धरोहर की, क्योंकि तुंगनाथ को भी विश्व धरोहर की संज्ञा में यहाँ पर रख दिया गया है। ठीक है, अब वहाँ पर अगर हम 5वें नंबर के बात करें, जो 5वां पॉइंट है यहाँ पर रामसर ये क्षेत्र साइट की अगर बात करें उत्तराखंड में तो 1 है। ठीक है, ये आसियान जो वेल्टनेन है इसका संरक्षित जो किया गया है, ये 2020 में ये नीति बनी। तो ये जो रामसर साइट होती हैं यहाँ पर क्या होते हैं, जो प्रवासी जो पक्षी होते हैं, चाहे साइबेरियन की बात करें, अमेरिका के, साउथ यूरोप के जो पक्षी होते हैं, ये प्रवास या के प्रजनन के लिए आपके आसान वेल्टलैंड ये संरक्षित क्षेत्रों की तरफ ये आते हैं, जिसे हम रामसर साइट कहते हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से पाबंदी होती है किसी भी तरह से इंसान की गतिविधियों के लिए। ठीक है, वहीं पर आप दूसरे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत है उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए, ये नैनीताल जनपद में स्थित है। और इसको जो स्थापित किया गया था 1995 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे मेरे साथ नोट बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, अब वहीं अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, तीसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में जो मानव की गतिविधियां होती हैं वो पूर्ण रूप से क्या होती है, प्रतिबंध होती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में मानव किसी भी प्रकार की वहाँ पर आवाजाही नहीं कर सकता है, क्योंकि मानव के साथ ऐसे बहुत ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं, इस प्रकार से जो होते हैं कि हमारे जो जानवर हैं, जो जंगली जीव हैं, कहीं ना कहीं उनको वायरस की चपेट में आ जाएंगे या उनके क्षेत्र में मनुष्य की दखलंदाजी बढ़ने से, तो ये तमाम चीज़ों से रिलेटेड ये होते हैं कि उनके आवास पर किसी प्रकार की मानव की गतिविधियाँ नहीं हो, तो ये पूर्ण रूप से इसमें प्रतिबंध होता है। अब संरक्षण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मूल आवासों में इन सीटू संरक्षण विधि से किया जाता है। ठीक है, चौथा नंबर का आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि राजाजी नेशनल पार्क को कब स्थापित किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। जो इसकी स्थापना हुई थी वो आपके 1953 में राजाजी नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था। और अगर मैं बात करूं अप्रैल 2015 में, ठीक है, अप्रैल 2015 में देश का ये आपका 48वां क्या है टाइगर रिजर्व के तौर पर ये उभर के समक्ष आया। ठीक है, 15 अप्रैल 2015 में देश का ये 48वां क्या है टाइगर रिजर्व के तौर पर ये सामने आया। अब वहीं देखें, इसी के अंतर्गत जो नेशनल पार्क की अगर बात करें, देखो नेशनल पार्क में क्या होता है, मनुष्य की आवाजाही हो सकती है। जैसे कि कार्बन नेशनल पार्क है, वहाँ पर क्या है टूरिज्म के लिए या आपके टाइगर सफारी या आप उनके अंदर अपनी जो गाड़ी लेके जा सकते हो, जो वहाँ पर सफारी होती है उसमें तरीके से आप अंदर जो वहाँ के जंगली जानवर हैं, जैसे हाथी है, घोड़ा है, या कहें आपकी यहाँ पर बाघ है, हिरन है, तेंदुआ है, ये तमाम चीज़ों को आप वहाँ पर जा सकते हो। मैंने कहा जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार के जीव मनुष्य को क्या होता है पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, ये आपको भी पता होना चाहिए। अंतर इतना ही होता है इनमें, ये समझिए। अब पहला
जो राजाजी नेशनल पार्क की अगर हम बात करें उसमें पहले यहाँ पर मोती चूर्ण वन्य जीव अभयारण्य की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी, राजाजी नेशनल पार्क का ही हिस्सा है, तो ये 1935 में हुई थी। और ये अगर हम जनपद की अगर बात करें तो ये हरिद्वार जनपद में स्थित है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये लेके चलिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। यदि किसी बच्चे को इस की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जा के मुझे बता सकता है, तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब वहाँ पर राजा बिहार की बात करूं तो ये इसको स्थापित किया गया था 1939 में, ये भी हरिद्वार में है। ठीक है, 1935 में मोतीचूर अभयारण्य जीव विहार है, 1935 में हरिद्वार के अंतर्गत हुआ था। और वहीं अगर हम देखें राजाजी विहार जो था आपके 1939 में, ये हरिद्वार में था। ठीक है, अब वहीं आपको तीसरे नंबर का अगर हम देखें चिला वन्य जीव विहार की अगर हम बात करें 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। ये जो स्थापना हुई थी ये हरिद्वार जनपद के अंतर्गत वर्तमान समय में आता है। ठीक है, अब इन तीनों मिलकर क्या है, ये तीन मिलकर नैनीताल पार्क को स्थापित करते हैं। ठीक है, नैनीताल पार्क ये बनता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब जिसे हम कहते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये इसके क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये तीनों मिलकर नैनीताल पार्क की ये क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें 5वें नंबर के प्रश्न को, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, विहार रचना गढ़वाली लेखक के, जो गढ़वाली के लेखक कौन है, किसके द्वारा यह विहार रचना लिखी गई है, ये गढ़वाली उपन्यास है, इसको जो लिखा गया है लीलानंद कोटनाल द्वारा इसे लिखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। वहीं पर आप 6वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हिमालय वन्य जीव संस्थान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। हिमालयन वन्य जीव संरक्षण की बात कर रहा हूं, तो इसके जो जनक के रूप में जिनके द्वारा हिमालय वन्य जीव को इस संस्थान को स्थापित किया गया था, ये आपके कल्याण सिंह रावत द्वारा 1974 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, ये आपको। अब देखिए 7वें नंबर का प्रश्न, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी एंड योगा वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी ऋषिकेश, ये याद रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई दफ़े एक आध दफ़े आया है, अन्यथा यह बहुत महत्वपूर्ण है। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी व योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी ऋषिकेश की अगर हम बात करें तो इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये है आपके स्वामी शिवानंद द्वारा इसको क्या किया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, अब वहीं पर आप देख पा रहे होंगे 8वें नंबर का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी और किसके द्वारा इसे स्थापित किया गया था और किस जनपद के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया, ये भी महत्वपूर्ण। देखो अखिल गढ़वाल सभा की जो स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1952 को ये हुई थी। ये देहरादून जिले में इसको स्थापित किया गया था और विश्वम्बर चंदोला, ये है विश्वम्बर चंदोला द्वारा इनको क्या किया था, इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, अब 9वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि चंद्र बल्लभ ट्रस्ट लैंसडाउन, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी, ये 1921 में इसको घनानंद खंडूरी जी द्वारा इसको किया गया था, स्थापित किया गया था। वहीं पर ही आप देख पा रहे होंगे 10वें नंबर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर ये कहाँ स्थापित है, इसको कब इसको अस्तित्व में आया, कब इसको स्थापित किया गया था। ये जो अस्तित्व में आया फरवरी 1988 में इसको स्थापित किया गया था, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की बात करें। ठीक है, देहरादून वो जिला है जहाँ पर ये स्थापित है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने ये आपको बता दिया। अब यहाँ पर 11वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो प्रश्न है कई दफ़े आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे लोअर पीसीएस की बात करें, पीसीएस की बात करें, समीक्षा अधिकारी में, और यहाँ तक ग्रुप सी के अंतर्गत कई पेपरों में ये पूछा गया। शेरवुड कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये किस जनपद में है, तो नैनीताल जनपद वो है जहां पर इसको जो स्थापित किया था 1869 में इसको स्थापित किया था, 1869 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, आपको ये बता दूं अमिताभ बच्चन भी इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं,
ये आपको पता होना चाहिए। कभी क्वेश्चन बनता है कि अमिताभ बच्चन किस कॉलेज से पढ़े हैं, तो आपको बताना शेरवुड कॉलेज है वो, ठीक है, नैनीताल में ये स्थित है, ठीक है। अब वहीं पर आप देखोगे 12वें नंबर का प्रश्न है, रैमजे हाई स्कूल की स्थापना ये हुई थी किस वर्ष इसको हाई स्कूल की मान्यता दी गई थी, कि कहने का मतलब है कि इसको हाई स्कूल तक को इसको विद्यालय को स्थापित किया गया था। जो ये किया गया था सबसे पुराना विद्यालय अल्मोड़ा का, ठीक है, ये 1871 में अल्मोड़ा में इसको स्थापित किया गया, क्योंकि रैमजे जो रैमजे हेनरी थे उनके नाम से इस विद्यालय को ओपन किया गया है, ठीक है। ये जो मिशनरी वाले जो होते हैं उनके लिए होता है ये, ठीक है। रैमजे हाई स्कूल की स्थापना 1871 में हुई थी अल्मोड़ा जनपद में। यह आपके अल्मोड़ा जनपद के जो मल्ली बाजार है, मल्ली बाजार के बीचों बीच में ये स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं 13वें नंबर का प्रश्न। 13वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ओक ग्रो हेरिटेज स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी, कब की गई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। जो ये की गई था 1888 में इस विद्यालय को स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ओक ग्रे हेरिटेज स्कूल की स्थापना की गई थी 1888 में। कहाँ की गई थी, मसूरी में की गई थी। और इसके जो प्रथम हेड मास्टर की अगर बात करें, जिसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें, तो A.C. चैपमैन इनके क्या थे, पहले हेडमास्टर चेयरमैन जिसे हम कह सकते हैं आज की तिथि में, ठीक है। अब 14 नंबर का प्रश्न आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, महादेवी कन्या पाठशाला बहुत महत्वपूर्ण, ये प्रश्नों की श्रृंखला ये लेके चलिए कि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसे आप नोट बनाते हुए चलिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। जो महादेवी कन्या पाठशाला है वो आपके 15 सितंबर 1902 में इसको स्थापित किया गया था देहरादून में। ये आपके महादेवी कन्या पाठशाला स्थित है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जनपद में महादेवी कन्या पाठशाला स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये देहरादून में ये स्थापित है। इसकी जो स्थापना जो हुई थी श्रीमती महादेवी भटनागर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, श्रीमती महादेवी भटनागर द्वारा इसे स्थापित किया गया था, इसलिए महादेवी पाठशाला कन्या पाठशाला के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये विद्यालयों का क्रम आ रहा है, जहाँ ये टॉप हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट विद्यालयों में से टॉप 10 कहें तो टॉप 2 में भी ये सम्मिलित है, ठीक है। दून स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यहाँ पर आपके जो भारत के जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं उनके बच्चे यहाँ पढ़े हुए हैं, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बच्चे भी यहाँ पढ़े हैं, वो भी स्वयं पढ़े हैं, अखिलेश यादव भी यहाँ पढ़े हैं, जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं हमारे देश के, तो इस स्कूल से वो पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये आपके इंडिया के टॉप 3 में ये स्कूल आते हैं, ठीक है। अब 1935 में C.R. दास एशिया का पहला पंजीकृत ये स्कूल है, ये आपको पता होना चाहिए, पहला विद्यालय था जो दून स्कूल, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल कौन सा है, भारत कौन सा है, एशिया का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब एशिया की बात कर रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए भैया, एशिया के अंदर जो एशिया में जो भारत महाद्वीप है, महाभारत में ही ये विद्यालय स्थित है, ठीक है। कौन सा दून विद्यालय है। अब ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत में एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल कहाँ स्थापित है, कब इसे स्थापित किया गया था, तो ये आपका भारत का जो पहला एशिया का जो पहला पंजीकृत विद्यालय है वो 1935 में दून स्कूल के नाम से जाना जाता है। जो इसके प्राचार्य जाके इसके हेडमास्टर के तौर पर अगर हम कहें तो वो आपके C.R. दास के रूप में हम इन्हें जानते हैं, ठीक है। वहीं अगर 16 नंबर का प्रश्न देखिए, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा इसे स्थापित किया गया था, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, ठीक है। इस स्कूल से सीधे अगर जो बड़ा बच्चा पढ़ के जाता है कि निश्चित रूप से आपके हमारे देश की जो 3 सेनाएं हैं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना और स्थल सेना जो भी हैं, ठीक है, उन फोर्सेज में यहाँ पर क्या बोलते हैं लेफ्टिनेंट या फिर कैप्टन बन के ये सीधे जाते हैं। यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा कहते हैं कि अपने जीवन में कभी भी खाली नहीं बैठ सकता है, ठीक है। अनुमान इस विद्यालय से पढ़े हुए जो बच्चे होते हैं वो अपनी सेवाएं आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में ये देते हैं, ठीक है। इस विद्यालय की जो स्थापना हुई थी मार्च 1966 में हुई थी, जयमल सिंह द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। अब ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, SCERT
SCERT की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष से इसको स्थापित किया गया था उत्तराखंड में, तो आपको पता होना चाहिए 17 जनवरी 2002 में नरेंद्र नगर में इसे क्या गया था, स्थापित किया गया था। ठीक, अब वहीं पर आप देख पा रहे होगे 18वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, उत्तराखंड मुक्त जिसे हम इग्नू कहते हैं, ये हुई थी 31 अक्टूबर 2005 को नैनीताल में इसको स्थापित किया गया था। ठीक, अब वहीं 19वें नंबर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। IIM द्वितीय श्रेणी का जो विद्यालय है, IIM द्वितीय श्रेणी का 29 अप्रैल 2011 को इसे जो स्थापित किया गया था, ये आपके उधम सिंह नगर में इसे स्थापित किया गया था। और इसको किसके तहत स्थापित किया गया था, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी उसके तहत इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किसकी स्थापना की गई थी उत्तराखंड में, तो आपको पता होना चाहिए IIM। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का विद्यालय आपके उधम सिंह नगर में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 20वें नंबर का प्रश्न आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई, तो जो इसकी स्थापना हुई थी ये आपके 27 जनवरी 2006 में इसको स्थापित किया गया था, तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है, और इसको ये किसके नाम पे इसे स्थापित किया गया था, कभी क्वेश्चन पूछा, इसको नाम जो परिवर्तित हुआ था 2020 में वीर माधव सिंह भंडारी के नाम पर इसको रख दिया गया है। अब हम उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के तौर पर न जानते हुए वीर माधव सिंह भंडारी के नाम पर हम इसे जानते हैं। 2020 में इसको रिनोवेट कर दिया। अब 21वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। यह कह रहा है कि गढ़वाल साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं पीसी से पूर्व की वीडियो में मैंने इसका उल्लेख भी किया था। देखिए, गढ़वाल साहित्य को हम 5 भागों में इसे विभाजित करते हैं। 5 भाग कौन से, देखिए, आरंभिक काल जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी गढ़वाल साहित्य की, उसके बाद गढ़वाल का काल की बात करें, गढ़वाली काल का बात करेंगे, जहाँ से गढ़वाली शैली का उदय तो यहाँ से हुआ था। ठीक है, और साथ ही सिंह काल की बात में इसे पर बांटा गया है, पांथरी काल, साथ ही आधुनिक काल, इन 5 कालों में इसे विभाजित किया गया। आरंभिक काल, गढ़वाली काल, सिंह काल, पांथरी काल और आधुनिक काल में 5 भागों में किसे विभाजित किया गया है, आपके गढ़वाल के साहित्य को 5 भागों में से क्या कर दिया गया है, विभाजित किया गया। दोस्तों इतना ध्यान में रखिएगा। वहीं पर आप देख पा रहे होंगे 22वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसे देखिए। देखिए, गढ़वाली चित्रशैली के सूत्रपात कर्ता कौन है। ठीक है, इसके जनक के तौर पर अगर हम बात करें, हीरा लाल जी हैं, जिन्हें गढ़वाली चित्रकला शैली के सूत्रपात या कहें उसके उदयकर्ता के रूप में जाना जाता है। और 23वें नंबर का जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण, कई दफ़े पूछा गया है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन किसी को आता नहीं होगा। मुझे लगता है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता है वो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन से भली भांति परिचित होगा। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, WG आर्चर ये हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गढ़वाली पेंटिंग पुस्तक के अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाली पेंटिंग किसके द्वारा इसे बनाई गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया मौलाराम मुकुंदलाल, जो तमाम गढ़वाल के जो प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक चित्रकार माने जाते हैं मुकुंदलाल। ठीक है, मौलाराम जी को भी। और वहीं पर अभी 24वें नंबर का प्रश्न देखिए, चमड़े का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, बड़ाई या सारी की इसे कहा जाता है, सार की इसे कहा जाता है। ठीक है, अब 25वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि बसंत पंचमी पर विवाहित कन्याओं लड़कियों का पहली बार मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हर कोई जानता होगा। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आता है तो सोच लीजिए आप लोगों का निकलना इस उत्तराखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं में नामुमकिन है, जो बच्चा अब इस प्रश्न को देख रहा है तो, क्योंकि ये प्रश्न कई दफ़े क्वेश्चन में पूछा गया है। यदि आपने जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं अगर उन्हें देखा होगा तो निश्चित रूप में ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत बार टकराया होगा। तो जब बसंत पंचमी के जो शुभ अवसर पर जो विवाहित जो लड़कियाँ होती हैं वो जिसमें पहली दफ़े अपने मायके आती हैं, तो वहाँ पर आने पर उनको एक डांस कराया जाता है। उस डांस को क्या है, थड़िया ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। अब वहीं पर ही आप देख पा रहे होंगे 26वें नंबर का प्रश्न है। 26वें नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए,
उत्तराखंड को बीसीसीआई की सदस्यता कब मिली? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ये जो इसकी जो सदस्यता मिली ये 13 अगस्त 2019 को, ये जो ट्रायल के तौर पे जो उत्तराखंड की जिसमें सहभागिता जो रही थी 2015 से ये कार्य प्रारंभ हो गया था, ठीक है। जो इसको सदस्यता के रूप में उत्तराखंड को जो लिया गया बीसीसीआई ने 13 अगस्त 2019 को इसका सदस्य के रूप में बना लिया। अब वहीं पर आप देख पा रहे होंगे उपट नामक गोल्फ मैदान कहाँ है? उपट नामक गोल्फ ग्राउंड कहाँ है? तो ये आपको बताना है, ये अल्मोड़ा में स्थित है। अब ये थोड़ा सा देखिए, रानीखेत को जो रानीखेत गोल्फ ग्राउंड भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो है अल्मोड़ा जनपद में है। उपट, ये मुझे लगता है ये जो नामक जो गोल्फ ग्राउंड है ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, ये आपको बताना। देखिए, बैडमिंटन क्वीन के नाम से कौन जाने जाती है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आप सभी को पता होगा कि मधुमिता बिष्ट जी को जाना जाता है और इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है 2006 में, और साथ ही अर्जुन पुरस्कार से भी ये सम्मानित हैं। और 1982 में इनको पद्मश्री से इनको नवाजा गया है। और अगर मैं बात करूँ 2006 में पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार 1982 में, ठीक है। ये आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर 29वें नंबर का प्रश्न है, यह नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये ठीक है, ये कहाँ है, किस जनपद में? ये अगर पूछा जाता है तो 14 नवंबर 1965 में पर्वतारोहण जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की जो स्थापना की गई है उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है। 29वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे आप, ये कह रहा है कि उत्तराखंड को साहित्य पर्यटन पुरस्कार जो मिला था किस वर्ष मिला था? 2018 में इसे दिया गया था, ठीक है। वहीं पर 31वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे बच्चों, पर्वतारोही शीतल राय को नितिन नेगो राष्ट्रीय साहित्य साहसी पुरस्कार जो दिया गया था किस वर्ष दिया गया था? ठीक है, शीतल राय को ये आपको 13 नवंबर 2021 को ये पुरस्कार दिया गया था। नोगे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब वहीं पर ही देख पा रहे होंगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, देखो ये कह रहे बिशेंद्री पाल द्वारा एवरेस्ट पर फतह कब की गई थी, चढ़ाई कब की गई थी और ये कब इस पर्वत की चोटी पर पहुंची थी, ठीक है। ये आपको बताना है। देखिए 23 मई 1984 को SCETERT में इसका जिक्र है, ठीक है। 23 मई 1984 को बिशेंद्री पाल द्वारा पर्वतारोहण एवरेस्ट की फतह किया गया था, इसमें चढ़ाई सफलतापूर्वक किया गया था। अब 33वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे, सविता कंसवाल जो उत्तरकाशी द्वारा एवरेस्ट पर जो सफलतापूर्वक यहाँ पर चढ़ाई की गई थी वो किस वर्ष इनके द्वारा की गई थी? 12 मई 2022 को इनके द्वारा क्या कर रहे थे, एवरेस्ट की चढ़ाई की गई थी। उत्तरकाशी की ये रहने वाली हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर आप देख पा रहे होंगे 34वें नंबर का प्रश्न ये क्या करा है, परवीन राणा उत्तरकाशी द्वारा एवरेस्ट को कब फतह किया गया था या उसमें चढ़ाई की कब की गई थी, आरोहण किया गया था? तो ये इनके द्वारा ये क्या कहते हैं आपके 21 मई 2022 को, जिस समय सविता कंसवाल द्वारा ये फतह किया गया था, उसके बाद आपके परवीन राणा द्वारा भी इसको क्या किया गया था, 21 मई 2022 को ये फतह की गई थी, ठीक है। 35वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि NIM उत्तरकाशी के जो प्राचार्य अगर प्रधानाचार्य की अगर बात करें कर्नल अमित बिष्ट को तेंजिंग नोगे एडवेंचर अवार्ड जो दिया गया था किस वर्ष दिया गया था, ये आपको बताना है। ये आपको 2021 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो कौन है, कर्नल अमित बिष्ट जो आपके प्रधानाचार्य हैं NIM उत्तरकाशी के, ठीक है। अब यहाँ पर 36वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 36वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 36वें नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया था वो किस वर्ष इनको नियुक्त किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। 13 नवंबर 2021 को ये इनको
नियुक्त किया गया था। ये अगर मैं बात करूं, ये हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को भारत सरकार द्वारा यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार से ये सम्मानित है। ठीक है, अब 37 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि कुमाऊं रेजिमेंट की वीरों से वीर रेजिमेंट का जो गठन किया गया था वो कौन कौन से रेजिमेंट है। ठीक, कुमाऊं रेजिमेंट की वीरों में से वीर रेजिमेंट कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं। देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट की अलग अलग बटालियन होंगी, तो उनमें से ऐसी कौन सी बटालियन है जो बहुत ज़्यादा साहसी या वीर थी। तो 13वीं और 15वीं बटालियन बहुत ज़्यादा ये साहसी और साहस से भरी योद्धा के रूप में इन्हें जाना जाता है। और अगर हम बात करें 38वें नंबर का प्रश्न, ये भी कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना के बारे में बात कर रहा है। इसकी जो स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1945 को ये कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय जो बनाया गया था आपके मई 1939 में, ये आगरा में इसका क्या था, मुख्यालय था। ठीक है, आप देखिए 39वें नंबर का प्रश्न है कि कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए, जो ये डाक टिकट जारी हुआ था 1888 में कुमाऊं रेजिमेंट पर क्या होता, डाक टिकट जारी हुआ था। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं रेजिमेंट का जो आदर्श वाक्य क्या है या उद्घोष जिसे हम कहते हैं। ठीक है, पराक्रम विजेते, ये आपका आदर्श वाक्य है। उद्घोष की बात करें जिसमें युद्ध में जाते हैं ना, युद्ध में एक साहस के लिए जो उद्घोष होता है कि ठीक है, वो उद्घोष आपका काली माता की जय, ये आपका क्या है, इसका उद्घोष। ये उद्घोष कौन से कहाँ से लिया गया आपको मैं बता दूं, हाटकालिका जो पिथौरागढ़ जनपद में अब स्थित है, ये हाटकालिका के जो माता का जो मंदिर है, ये वहाँ से प्रेरित ये उद्घोष है, काली माता की जय। ठीक है, पराक्रमते विजय, यह इसका आदर्श वाक्य होगी। अब 40वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कब हुआ था। अब गठन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो गठन हुआ था 5 मई 1887 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैंने कुमाऊं रेजिमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। 41वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि गढ़वाल रेजिमेंट लैंसडाउन और छावनी बनने का काम सौंपा, किसे सौंपा गया था कि गढ़वाल जो रेजिमेंट है और साथ ही जो लैंसडाउन छावनी को बनाने का जो काम सौंपा गया था, इसको किस वर्ष से सौंपा गया था। जो इसे सौंपा गया था 4 नवंबर 1987 को ये सौंपा गया था। ठीक है, किसका, कुमाऊं रेजिमेंट। और अगर हम लैंसडाउन छावनी बनाने का काम जो सौंपा गया था 4 नवंबर 1887 को। ठीक है, अब 42वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि भारत चीन युद्ध जो हुआ था आपके 1962 में, जसवंत सिंह रावत ने 72 घंटे तक यहाँ पर क्या किया था, मोर्चा संभाल के रखा था। ठीक है, ये मोर्चा किस स्थान पर इसे संभाल के रखा था, ये आपको बताना है। तो नूर नाग जो मोर्चा है, नूर नांगा नंग जो मोर्चा है, इस मोर्चे को आपके जसवंत सिंह रावत द्वारा 72 घंटे तक इस मोर्चे से उन्होंने क्या लगातार गोलीबारी यहाँ पर की थी। क्योंकि जैसे चीन की सेना भारत पर हावी हो रही थी, तो इन्होंने एक मोर्चे को ये संभाल कर नूर नंगा जो मोर्चा था, यहाँ से इन्होंने जो चीनी सेना है उनको डट के मुकाबला करा और यहाँ पर उनको लगातार आगे ना बढ़ते हुए उनको वहाँ पर रोकने का इनके द्वारा बेहतरीन कार्य किया गया। और यहीं पर इनकी शहादत भी हुई थी और वीर गति को ये यहीं प्राप्त हुए थे। ठीक है, और ये अपने इस कारनामे से ये जाने जाते हैं। 72 घंटे लगातार इन्होंने मोर्चे, बिना मोर्चे को छोड़े हुए इन्होंने 72 घंटे लगातार यहाँ पर गोलाबारी करके जो चीनी सेना को यहाँ पर रोकने का कार्य किया। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई दफ़े क्वेश्चन बना भी है, आता भी है कि जनरल बिपिन रावत पहले CDS की जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, किस तिथि को हुई थी। क्वेश्चन बनता है कहाँ पर हुई थी, किस राज्य में हुई थी। तो 8 दिसंबर 2021 को ये दुर्घटना हुई थी और किस राज्य में हुई थी, ये तमिलनाडु के कुनुमुर ये स्थान है, यहाँ पर ये क्या होती है, हेलीकॉप्टर में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ठीक है, वहीं पर आप देख पा रहे हो गए 44वें नंबर का प्रश्न आप के सामने, गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था। ये उत्तराखंड के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हैं, गोविंद बल्लभ पंत है। ठीक, मूलतः ये आपके अल्मोड़ा के ग्राम खुंट के ये रहने वाले। 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था और
अल्मोड़ा ग्राम जो खूंट है, ये खूंट के रहने वाले हैं। और साथ ही अगर हम बद्रीदत्त पांडे की अगर बात करें, बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ था, क्वेश्चन बनता भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 15 फरवरी 1882 को इनका जन्म हुआ। और ये जो जन्म हुआ था ये आपके हरिद्वार कनखल के ये रहने वाले हैं। और बद्रीदत्त पांडे की अगर हम बात करें तो मूल तो जो इनका निवास था ये कहाँ किस जनपद के रहने वाले हैं, तो ये अल्मोड़ा जनपद के बद्रीदत्त पांडे रहने वाले हैं। और राजनीतिक जानकार की संज्ञा इन्हें दी जाती है। और अंग्रेजों ने नर केसरी और भगत दर्शन के तौर पर इन्हें संज्ञा दी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहीं पर आप देख पा रहे होंगे गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म कब हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण है। जो ये जन्म हुआ था 18 फरवरी 1894 को चमोली जनपद में इनका क्या होता है, ये जन्म हुआ था। ठीक है, 18 फरवरी 1894 को चमोली जिले में इनका जन्म हुआ था, गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का। और 39वें नंबर का प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 25 दिसंबर की बात करें, 24 दिसंबर लोक संस्कृति दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, लोक संस्कृति दिवस। तो आपको बता दूं ये इंद्रमणि बधोनी जी के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है, इसको हर्ष उल्लास के साथ उत्तराखंड में मनाया जाता है। देखिए कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि लोक संस्कृति दिवस उत्तराखंड में कब आयोजित किया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 24 दिसंबर को इसको आयोजित किया जाता है। वहीं पर आप देखिए 49वें नंबर का प्रश्न, वीर चंद सिंह गढ़वाली पर जो टिकट जारी हुआ था, ये जो टिकट हुआ था ये 1994 पर वीर चंद गढ़वाली पर ये टिकट जारी हुआ था। अब 50वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि 1931 में जो दलित उत्थान हेतु जो शिल्पकार सुधारणी सभा का जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया था, ये जो किया गया था खुशी राम आर्य द्वारा इसको स्थापित किया गया था। कौन सी सभा को, शिल्पकार सुधारणी सभा की यहाँ पर स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं हिंदी के 20 प्रश्नों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हिंदी ये वाले जो प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यदि अभी तक आपको ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी दें कैसी ये वीडियो लगी। देखिए 51वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अकर्मक के कितने भेद होते हैं, तो अकर्मक के 2 सिंपल से भेद होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और 52वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्लेषण के कितने भेद होते हैं, विश्लेषण की बात कर रहे हैं तो विश्लेषण के यहाँ पर 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद की बात करते हैं, देखिए गुणवाचक, संज्ञावाचक और परिणामवाचक, संकेत वाचक, ठीक है, और सर्वनामित, इसको इसी के अंतर्गत रख लीजिए। ठीक है, ये होते हैं 4 भेद होते हैं। अब वहां पर आप देख पा रहे हो 53 नंबर का प्रश्न वो ये कि इसमें क्या कह रहा है, वह हंस रही है, हंस रही है मैं इस वाक्य में जो सहायक क्रिया जो हो रही है वो क्या है, ये आपको बता। सहायक क्रिया की बात करें, सहायक क्रिया क्या है, वह हंस रही जो शब्द है क्रिया हो रही है ना, इसमें क्रियापद क्रिया, हंस एक हंस हो रहा है ना, हंसी। अब हंसना होता है, हंस रही है, रोना होता है, उसमें एक शब्द की क्या होता है, विशेष तौर से उसकी सहायता से उस क्रिया का पूर्ण रूप प्रदान होता है उसमें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हंस रही कौन है, यहाँ पर रही जो शब्द है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द गा रहा है, यहाँ पर इससे पता चल जाता है कोई महिला को यहाँ पर उच्चारित किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 54 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ये भूतकाल में कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल में आपके 6 भेद आपके भूतकाल के अंतर्गत होते हैं। 55 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण समर्मक कितने भेद होते हैं, ठीक है, समर्मक के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। और 56वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के, तो अगर हम संधि की अगर बात करें तो संधि के आपके 3 भेद संधि के भी ये होते हैं। 57वें नंबर का प्रश्न, मनोहर शब्द में संधि है, कौन सी संधि इसमें प्रयुक्त की गई है, मनोहर में जो शब्द है उसमें जो संधि का प्रयोग किया गया उसमें विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, विसर्ग संधि इसके अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 58वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि प्रतिदिन में समास है, कौन सा समास इसमें प्रयोग हुआ है, प्रतिदिन में अव्ययी भाव इसमें क्या है
प्रयोग हुआ है। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं आप सभी को पता होगा, आपने व्याकरण पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इसमें 6 भेद इसके होते हैं। असुदृष्टि का विलोम शब्द क्या हो गया, ये आपको बना सृष्टि, सृष्टि है ना। ठीक है, सृष्टि का हम अगर बात करें पल्लई, ये इसका क्या होगा, विलोम होगा, इसका विपरीत जो शब्द होता है। ठीक है, अब देखिए 61 नंबर का प्रश्न, कान फूंकना का अर्थ है। देखिए कान फूंकना दीक्षा देना या शिक्षा देना, इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, अब शैतान की आंत की अगर हम बात करें तो ये क्या है, तो ये बहुत लंबी वस्तु अगर हम कह सकते हैं। आंत मतलब जैसे हमारी पेट की जो आंत होती है वो बहुत लंबी होती है, तो उसी प्रकार से शैतान की आंत को जिस संज्ञा के रूप में लिया गया, जिस रूप में लिया गया है, तो उसको बहुत लंबी वस्तु के रूप में इसको समझा जाता है। अब यहाँ पर 63 नंबर का वो ढस का तात्पर्य क्या होता है, ये आपको पता है, सोल होता है इसका नाम। ठीक है, अब 64 नंबर का प्रश्न भी देख लीजिए। 64 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मोती का तत्सम स्वरूप है मौक्तिक, इसका क्या है, तत्सम स्वरूप है मौक्तिक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 65 नंबर, अलकेश का जो अर्थ होता है क्या होता है, इंद्र, इसका क्या होता है, शब्द का अर्थ होता है। 66 नंबर का प्रश्न आप, सदायस का अर्थ क्या होगा, उच्च विचार रखने वाला, सज्जन कहा जा सकता है। देखिए एक सीधा साधा व्यक्ति को भी इसमें वर्णित कर सकते हो, इसको उससे भी संबंधित कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, भी शब्द है, किसी का संबंध है इससे भी। ठीक है, निष्पाद होता है किसी का भी कोई पक्ष ना रखते हुए न्यूट्रल रहना, ये होता है। अब विवाहित महिला क्या है, इसमें कौन सा शब्द है, अनुदा, ये शब्द इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंतिम प्रश्नों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 69 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि वह स्त्री जिसका पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे क्या कहा जाता है, अध्युवूढ़ बुटा ढा, ये शब्द है। ठीक है, अध्ययुणा शब्द का प्रयोग आता है उसमें। अब यहाँ पर 70 नंबर का प्रश्न देखिए, ऊपर की ओर जाने वाला को क्या कहा जाता है हिंदी में, तो ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर उड़ने वाला या उठने वाला, ऊर्ध्वगामी ये कहा जाता है। दोस्तों ये जो प्रश्नों की जो श्रृंखला मैंने आप लोगों के समक्ष रखी, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस श्रृंखला से निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन बनेंगे। यदि आपको ये श्रृंखला आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।